सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लास्ट क्लास में डिस्कशन हो रहा था। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या बताता है कि कोई भी दो पॉइंट मासेस के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज गिवन बाय F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो इसमें जो m1 और m2 मास पार्टिकल्स होंगे या पॉइंट मासेस होंगे, ठीक है। तो ये वाला जो लॉ है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन द टू पॉइंट मासेस, ये पॉइंट मासेस के लिए सही है। लेकिन जो सिमेट्रिकल सिस्टम होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक बड़ा सा स्फेयर ले लें तो इसमें ऐसे तो ये पॉइंट मास नहीं है क्योंकि इसका मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये पॉइंट मास नहीं है। बट इसको पूरे मास को इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है, ठीक है। ये डिस्कशन भी इसी चैप्टर का पार्ट है बट उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझने के लिए हम इस बात को अभी ऐसे ही याद कर लेते हैं कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड मास है और एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी जगह सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि एक स्फेयर हो, तो इसका पूरा मास भले ही सब जगह फैला हुआ है, सब जगह मास है, बट पूरे मास को सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम अर्थ और अर्थ के साथ किसी दूसरे बॉडी के लिए अप्लाई करें तो इससे हमें एक इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट मिलता है। वो ये है कि अर्थ सरफेस पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो सपोज़ ये है हमारा अर्थ और मास है इसका m। तो अभी जैसे डिस्कशन हुआ था, m मास ऐसे तो पूरे अर्थ में फैला हुआ है बट हम इसे सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड, अर्थ के सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। तो यहाँ पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज़ इस जगह कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस से h डिस्टेंस पर। सरफेस से h डिस्टेंस को हम लोग अपने डेली लाइफ में क्या बोलते हैं, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो यहाँ अर्थ सरफेस है, उससे h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, और ये सपोज़ अर्थ का रेडियस है, इसको हम आर ई लिख देते हैं, ठीक है, या कैपिटल आर भी सिंपली लिख सकते हैं, चलो कैपिटल आर ही लिख लेते हैं। ये अर्थ का रेडियस है। तो ऐसे तो दिखाई दे रहा है कि अर्थ के सरफेस से h डिस्टेंस पर m मास का बॉडी है, बट अगर हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करें कि अर्थ को एक स्फेयर मान लें और पूरा मास अर्थ के सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड मान लें और फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग सोचें, तो पूरा मास यहाँ O पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड है अर्थ का, और उससे जो दूसरा मास बॉडी है स्मॉल m मास वाला, वो कितनी दूरी पर है, वो फिर हो जाएगा r प्लस h, इतने डिस्टेंस पर हो जाएगा, ठीक है। h तो ये है और r इधर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा r प्लस h, ठीक। तो भले ही फिर से वही बात रिपीट हो रही है कि भले ही अर्थ का मास पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है बट हम उसे एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं। यानी कि अर्थ भी सारे ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ सरफेस पर हैं, अगर सरफेस पर होता तो कितना डिस्टेंस हो जाता r, h हाइट पर है तो r प्लस h। तो इट मीन्स ये जो लॉ है पॉइंट मासेस के लिए, बट अर्थ और किसी दूसरे एक बॉडी के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में देखा जाए, मान लो ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस, और यहाँ मान लो कोई बॉडी है जिसका मास है m, ठीक है, और ये अर्थ का सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ, और ये क्या हो जाएगा, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। ये डायग्राम और ये डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ हमने इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया है। तो अब अर्थ का मास जो m है वो इस स्मॉल m मास वाले बॉडी को इस अट्रैक्टिव फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रहा है। तो अर्थ सरफेस पर अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है इस जगह पर, मान लो यहाँ कोई आदमी खड़ा है और वो देख रहा है, तो उसे क्या दिखाई देगा कि m मास का बॉडी अर्थ सरफेस की तरफ गिर रहा है। क्यों गिरेगा, क्योंकि इस पर F ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स इस मास बॉडी पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर बाहर से हम देखेंगे, अर्थ सरफेस के बाहर से जाके देखेंगे स्पेस में तैरते हुए, तो हमें दोनों बॉडीज़ एक दूसरे की तरफ चलते हुए दिखाई देंगे। भले ही ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि अर्थ का जो एक्सेलरेशन होगा वो ह्यूज मास की वजह से, फोर्स दोनों पे एक बराबर लगेगा। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दोनों ही एक बराबर होते हैं, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है इस बॉडी के कंपैरिजन में,
तो फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन अगर निकालते हैं तो अर्थ का एक्सेलरेशन बहुत छोटा आता है, ठीक है। मतलब उसको पता भी नहीं कर पाएंगे हम, अपने कॉमन जो डेली लाइफ के ऑब्जर्वेशंस हैं उनके बेसिस पर हम उसे पता भी नहीं कर सकते। लेकिन अर्थ सरफेस पर अगर कोई आदमी खड़ा है तो उसे सिर्फ इस बॉडी का एक्सेलरेशन ही पता चलेगा, अर्थ का एक्सेलरेशन पता ही नहीं चलेगा। तो एफ फोर्स लग रहा है इस बॉडी पर, तो इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसे निकालेंगे, फोर्स बाय मास, ठीक है। न्यूटन्स लॉ यूज़ कर लिया हमने, फोर्स बाय मास। तो इससे जो एक्सेलरेशन हमें मिलता है, ये एक्सेलरेशन क्योंकि इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आया है, इसीलिए इस एक्सेलरेशन का एक स्पेशल नाम रख दिया गया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका नाम रख दिया गया, और सिंबल भी स्पेशल यूज़ कर लिया स्मॉल g, तो F बाय m। तो अगर F ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू यहाँ लिखें तो क्या होगी, g m1 की जगह अर्थ का मास, m2 की जगह इस बॉडी का मास, और डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये अर्थ का रेडियस प्लस ये डिस्टेंस h, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, r प्लस h स्क्वायर, ये तो फोर्स की वैल्यू हो गई। अब मास से डिवाइड करना है, तो लो मास से डिवाइड किया तो मास डिवाइड हो गया, और g की जो वैल्यू आई है वो g m बाय r प्लस h स्क्वायर, ये आ गई। अगर अर्थ सरफेस पर बॉडी हो, या कहो कि h बहुत छोटा हो, अर्थ सरफेस से एकदम क्लोज हो, और क्लोज का मतलब कितना क्लोज, तो ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्थ का जो रेडियस है, यानी जो RE हमने लिखा है, रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज़ 6.4 10⁻³ किलोमीटर, यानी कि 6400 किलोमीटर इतना है, ठीक है। और h नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं अपने डेली लाइफ में, हाइट किस रेंज में होगा, ये हो सकता है 100 मीटर हो, ठीक है। 1000 मीटर भी मान लो ले लिया, 1000 मीटर, तब भी 6400 के कंपैरिजन में ये काफ़ी कम है। हालांकि 1000 को हम बहुत कम या इग्नोर नहीं कर सकते, बट 1000 किलोमीटर अगर हम देखें, 1000 मीटर अगर देखें तो 1 किलोमीटर होगा, ठीक है। 1 किलोमीटर कैन बी इग्नोर्ड इन कंपैरिजन टू 6400 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर वर्टिकली अपवर्ड भी अपने आप में काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है। तो हमारे जो डेली लाइफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनमें h की वैल्यू काफ़ी कम होती है। तो h की वैल्यू अगर हम काफ़ी कम लेंगे, उसको r के कंपैरिजन में अगर हम इग्नोर कर देते हैं, तो g की वैल्यू लगभग आ जाती है कितनी, कैपिटल G m बाय r स्क्वायर, ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाती है। यानी कि g की वैल्यू जो है, भले ही अभी तक 9 क्लास में पढ़ा था जब, तो g की वैल्यू हम सब जगह 9.8 ले लिया करते थे, लेकिन ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमें क्या बताता है, gm बाय r स्क्वायर। और ये सिर्फ अर्थ के लिए ही नहीं, किसी भी प्लैनेट, किसी भी बड़े मास बॉडी के लिए सही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कहीं स्पेसिफाइड नहीं है कि अर्थ ही होना चाहिए। हाँ, बस ये है कि पूरे मास को, उस बॉडी के मास को हमें एक पॉइंट पर लेना होगा, पॉइंट मास के जैसा ट्रीट करना होगा, तभी ये कैलकुलेशन वैलिड होगा। तो किसी भी प्लैनेट के लिए उसका मास कैपिटल M है, रेडियस r है, तो वहाँ पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता लगा सकते हैं। जैसे मार्स पर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चाहिए तो मार्स का मास और मार्स का रेडियस, मून पर चाहिए तो मून का मास, मून का रेडियस। तो डिफरेंट प्लैनेट्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि ये उस प्लैनेट के मास और उसके रेडियस पर डिपेंड करती है, ठीक है।